तो ITR 3 सीजन में आप लोगों का वेलकम। आज हम लोग उसी ITR 3 को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग डिडक्शन हम लोग सीख लिए। आज हम लोग टैक्स जो लायबिलिटी है उसको कंप्लीट करेंगे। डिडक्शन मैं इसमें कुछ आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसमें एज पर न्यू टैक्स रिजिम कुछ भी अभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग न्यू टैक्स रिजिम में ही हम लोग फाइलिंग करेंगे और न्यू टैक्स रिजिम को सीखेंगे। तो इसीलिए डिडक्शन हम लोग कवर नहीं करेंगे। हालांकि डिडक्शन के लिए हम आपके लिए नया सेपरेट वीडियो रखेंगे, बट आज का इसमें इस आपको ITR 3 सीजन में आपको हम लोग डिडक्शन नहीं सीखें। डिडक्शन आपको यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है। एज पर न्यू टैक्स रिजिम ओनली जो एनपीएस खाते में अगर आपके एम्प्लॉयर ने कुछ भी पैसा दिया है तो वही एलिजिबल है। नाउ टैक्स टैक्स में आप देख पा रहे हैं कि आपके पास ओनली 4 सेक्शन इज अवेलेबल। टीआई, टीटीआई, टैक्स पेड एंड शेड्यूल टैक्स डिफर्ड ऑन ई शॉप। ओके, तो आज हम लोग ये चारों चीज को हम लोग समझते हैं कि ये चारों चीज है क्या और आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है। देखिए यहाँ पे तीन चीज तो मैंडेटरी है जो आपको सिलेक्ट करना ही है। आपको इतना आप समझ लीजिए, तीन चीज मैंडेटरी है, खाली आपको ई शॉप को समझना है। ई शॉप क्या है, तो तीनों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ई शॉप को भी कंप्लीट करेंगे। इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम कितना हो रहा है, सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, इतना सब हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं। कैपिटल गेन हो रहा है आपका 2 लाख, अदर सोर्सेस से 50,000, तो ग्रॉस टोटल आपके बन के आ गया 16,20,000। तो टोटल टैक्सेबल इनकम आपका डिडक्शन होने के बाद 14,70,000। ओके, इसी को बोला जाता है टीआई, टोटल इनकम। टोटल इनकम आपका आफ्टर डिडक्शन आपके पास जो भी इनकम जनरेट हो रहा है उसको टीआई बोला जाता है। नाउ टीटीआई पार्ट बी में आपका टीटीआई, टोटल टैक्सेबल इनकम। नाउ टोटल इनकम आपका 14,70,000 आ गया। इसका इनकम टैक्स बन के आ गया आपका 1,32,000। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4 पर भी पता है। तो टोटल टैक्स आपका लायबिलिटी कितना आ गया, 1,37,280। इसी को बोला जाता है आपका टैक्स लायबिलिटी टीटीआई। ओके, बस सिंपल चीज है, आपको ओनली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड हो गया और आपका टीटीआई निकल के आ गया। नाउ टैक्स पेड, थर्ड ऑप्शन जो मैंडेटरी है वो क्या आपका, देखिए आपका जो टैक्स बन रहा है वो तो बन रहा है, बट आपका जो टैक्स ऑलरेडी कट के टीडीएस जमा है उसी को बोला जाता है टैक्स ऑलरेडी पेड। वो टीडीएस के रूप में भी हो सकता है, बैंक टीडीएस काट के रख सकता है, सैलरी में टीडीएस काट के रख सकता है, आपका कुछ एडवांस टैक्स आप जमा कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा हो सकता है। तो इसी को बोला जाता है कि टोटल टैक्स आपका कितना पेड है ऑलरेडी सिस्टम में, इसी को बोला जाता है टीपी। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट तो मैंडेटरी है जो आपको सिलेक्ट करना ही है, बस हम आपको बेसिक समझा दिए कि क्या है एक्चुअली। नाउ अंतिम में लास्ट आ जाता है आपका ई शॉप। आपको ई शॉप को समझना है, ई शॉप क्या होता है। देखिए बेसिकली ई शॉप है आपका जो शेयर, कंपनी जो शेयर एम्प्लॉय को देता है, मेजरली स्टार्टअप कंपनी में होता है कि एम्प्लॉय को सैलरी पूरा ना देके सैलरी का आधा पार्ट, सैलरी का आधा पार्ट आपका बैंक में दे रहा है, अकाउंट ट्रांसफर कर रहा है, बाकी जो है पैसा वो उनको एज ए शेयर के हिसाब से उनको दे रहा है। कैसे हम लोग इसको समझते हैं, एग्जाम्पल, सपोज आपका ही एग्जाम्पल ले रहा, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका नाम है एबीसी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ओके, कंपनी ने आपको क्या ऑफर किया, 1,000 शेयर, इनका एक्सरसाइज प्राइस है 100 रुपीज पर शेयर। ओके, आपको 100 रुपीज पर शेयर में वो दे रहा है। करंट मार्केट वैल्यू है जिनका 500 शेयर। ओके, तो आप कितना पे किए आपके सैलरी से, 1,00,000 रुपीज ओनली, बट आपको मिला कितना का शेयर, मार्केट वैल्यू के हिसाब से 5 लाख का शेयर। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये जो 4 लाख आपको एडिशन मिला, तो मान लीजिए आपका आपको आपने 1 लाख आपने पे किया है। ठीक है, आपको सैलरी पूरा ना देके आपको 1 लाख कम देके 1 लाख का आपको इस ऐसे आपको शेयर दे दिया, बट इनकम टैक्स के नजर में आपने बेनिफिट किया है 4 लाख रुपए।
ओके, तो इसी को बोला जाता है कि पर क्यूस्टिक वैल्यू आपको जो हेड सैलरी में आपका ऐड हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली, मतलब आपको ऐड करना होगा। कैसे, कब? जब ईशॉप ग्रांट हुआ तब नो कोई टैक्स नहीं लगेगा, वेस्टिंग डेट में भी टैक्स नहीं लगेगा, एक्साइज डेट में भी आपने उसको परचेज किया, जब सेल डेट मतलब आपने जब उस प्राइस आपने उसको मार्केट में सोल्ड कर दिया, तब जाके आपको टैक्स लगेगा। समझ गए आप लोग? राहुल एक एलिजिबल एक स्टार्टअप में काम करता है। कंपनी ने उनको ईशॉप दिया है जिनका परक्यूस्टिक वैल्यू है 10 लाख रुपए। नॉर्मली इनकम टैक्स अराउंड 3 लाख, बट अंडर द डिफॉर्मेटिव प्रोविजन राहुल डज नॉट पे द टैक्स इमीडिएटली। राहुल का अभी कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, कब करना है राहुल को? जब वो सोल्ड करेगा उस शेयर को, तब राहुल को ये ईशॉप आपको पे करना होगा। अब आपके लिए एप्लीकेबल है, मतलब मेरे लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, तो आपको चेक करना है अगर ईशॉप आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर ऐसा कुछ आप स्टार्टअप के साथ आप अगर एंट्री आपके पास है, अगर कोई स्टार्टअप के साथ आप थे और आपको शेयर मिला है, तो आपके लिए ईशॉप एप्लीकेबल है, नहीं तो आप ईशॉप को अनटिक करके आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का आ जाता है अदर्स वाला पार्ट, जो हम लोग इसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। सेक्शन, अदर सेक्शन में आपके पास क्या क्या सेक्शन है? शेड्यूल सी वाई एल है, बाफला, सी एफ एल, एम टी, एम टी सी, एफ ए एंड शेड्यूल ए एल। 1 2 3 4 5 6 7 7 शेड्यूल आपके पास है। तो एक एक करके हम लोग इस सारा शेड्यूल को हम लोग सीखेंगे और इसको हम लोग एंट्री करेंगे। उसके पहले देखिए मैंडेटरी आपका क्या क्या है। शेड्यूल आपका सी वाई एल है, बाफला, सीएफएल एंड एएमटीसी, ये चारों मैंडेटरी है। इसको छोड़ के बाकी तीन आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, उसको हमको कैलकुलेट करना है, साथ साथ आपको भी कैलकुलेट करना है। तो अदर्स वाला पार्ट में आपको हम अभी दिखाएं क्या क्या ऑप्शन है, उसको हम लोग आज समझ लेते हैं और उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सी वाई एल ए का फुल फॉर्म क्या है? करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट। मतलब अगर आपका करंट ईयर में जो जो लॉस हुआ है आपका बिजनेस में, उसको एडजस्ट हो जाता है। इसको बोला जाता है सी वाई एल ए। जैसे आपका सैलरी से इनकम 10 लाख, हाउस प्रॉपर्टी से आपका लॉस हो गया 2 लाख, मतलब आपने हाउस प्रॉपर्टी से आपका लॉस हो गया। कैसे लॉस हो गया? मान लीजिए आपने उसको रेनोवेट करने का खर्चा हो गया, या फिर आपका कुछ भी आपने जो होम लोन लिया आपने उसका पैसा दे रहे हैं आप उसका, बट आपको कुछ भी उससे इनकम नहीं आया, तो इसको कहा जाता है लॉसेस। तो ये हाउस प्रॉपर्टी से लॉसेस हो गया, बिजनेस प्रॉफिट से आपका 4 लाख रुपीज है, तो ये जो 2 लाख रुपए है ये आपका माइनस हो जाएगा, टोटल 10 लाख एंड 4 लाख से लॉस होके आपका करंट 12 लाख रुपए आपका नेट टैक्सेबल इनकम में आ गया। ठीक है, दाखला, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस एडजस्टमेंट, ये क्या होता है? एडजस्ट प्रीवियस ईयर कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस, जो आपका प्रीवियस ईयर में जो आपका लॉसेस हुआ था उसको कैरी फॉरवर्ड करके इस साल में एडजस्ट करके बोला जाता है बाफला। जैसे मान लीजिए अगर पिछला लास्ट ईयर में आपका बिजनेस का लॉसेस हुआ था 3 लाख रुपीज, करंट ईयर में आपका बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 8 लाख रुपीज, तो जो 3 लाख आपका लॉसेस हुआ था वो सेट अप होकर टोटल बिजनेस इनकम आपका 5 लाख, मतलब 8 लाख से 3 लाख माइनस होके आपका 5 लाख में ये आ गया। समझ गए आप कि कैसे आपको सेटअप करना है बाफला में? तो बाफला क्या, आपको बेसिकली जो पिछला ईयर लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का जो लॉसेस है उसी को सेटअप करता है। इसके बाद आता है शेड्यूल सी एफ एल, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस मतलब इस साल का जो आपका लॉसेस है वो आपका नेक्स्ट ईयर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। कैसे? मान लीजिए आपका करंट ईयर का बिजनेस लॉसेस है 5 लाख, बट आपका इस साल एडजस्ट 2 ही लाख हो गया क्योंकि आपका इनकम उतना नहीं था, तो जो रिमेनिंग आपका लॉसेस है 3 लाख रुपीज जो आपका इस साल एडजस्ट नहीं हो पाया, वो आपका नेक्स्ट ईयर आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी को बोला जाता है कि कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। समझ गए आप? नाउ नेक्स्ट है आपका एएमटी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, दो टाइप का टैक्स होता है आपका, नॉर्मल टैक्स, एक होता है आपका एएमटी।
ऑल्टरनेट मिनिमल टैक्स है, वो आपका एक मिनिमम टैक्स जो टैक्स डिपार्टमेंट ने सेट करके रखा है, उसी का रूल्स के लिए ये एएमटी को लाया गया है। जैसे देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज टू बिजनेसमैन अर्न्स द सेम प्रॉफिट, दो बिजनेसमैन है वो सेम ही प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बट जो ए है वो कोई भी स्पेशल डिडक्शन वो नहीं दे रहे, तो उन्होंने टैक्स पे कर रहा है 1 लाख। बट एक बिजनेसमैन जो है बी है, वो बहुत सारा डिडक्शन क्लेम कर रहा है, उनका टैक्स बन के आ रहा है 20,000। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बात अनफेयर लगेगा, तो इसीलिए बिजनेस बी को रिड्यूस जो टैक्स उनको मिला है, वो उनके लिए एएमटी लागू हो जाएगा। कैसे लागू होगा? मान लीजिए मिस्टर आकाश नेक्स्ट जेन इंस्टीट्यूट रन करता है, उनका बिजनेस से टोटल 25 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ओके, नाउ नॉर्मल टैक्स कितना बन के आ रहा है? 80,000। बट एएमटी कैलकुलेशन में एएमटी प्रोविजन लगने के बाद एएमटी आ रहा है 1,20,000। ओके, तो उनको कौन सा पे करना होगा? एएमटी। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेट करके दिया है एएमटी, उसी को पे करना होगा। इसी को बोला जाता है एएमटी प्रोविजन। अनदर एग्जांपल, अगर मान लीजिए नॉर्मल टैक्स बन के आ रहा है 1,80,000 बट एएमटी आ रहा है 1,40,000, तो उनको पे करना कौन सा करना होगा? हायर वाला, नॉर्मल टैक्स 1,80,000। हमेशा जो हायर है एएमटी और नॉर्मल टैक्स में, उसी को पे करना होगा जो हायर अमाउंट है। बट इसमें एक चीज और है, एएमटीसी जो ऑटोमेटिक क्रेडिट, इसके बाद जो प्रोविजन है ऑटोमेटिक क्रेडिट, मान लीजिए जो आप हायर वाला जो पे कर रहे हैं, आप हायर पे कर रहे हैं, जो बैलेंस आपका अमाउंट है वो आपका क्रेडिट में जाके जमा होगा। कैसे? हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए लास्ट ईयर आपने 1.5 लाख का एएमटी पेमेंट किया था, इस साल का आपने 1 लाख का आपका टैक्स बन रहा है। आपके पास एएमटी जो क्रेडिट लास्ट ईयर आपने पेमेंट किया था, एक्स्ट्रा जो आपने एएमटी के हिसाब से पेमेंट किया था, तो आपके पास 50,000 है। तो एएमटीसी रिफंड लाइक क्रेडिट फॉर एन एक्स्ट्रा एएमटी पेड अर्लियर, तो ये आपका साल एडजस्ट हो जाएगा। आपका एएमसी जो क्रेडिट है, उस क्रेडिट को लेके आपका इस साल एडजस्ट हो जाएगा। तो एएमसी क्रेडिट और एएमटी आप लोग कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया। अगर इसके बाद भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल आता है आपका शेड्यूल एफ ए। शेड्यूल एफ ए मतलब फॉरेन एसेट, मतलब आपका जितना भी फॉरेन में इनकम है, अगर आपका कुछ भी फॉरेन में कुछ भी आपका प्रॉपर्टी है, बैंक है, तो आपको ये डिक्लेयर करना है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको वो इग्नोर करना है। जैसे एग्जांपल, बैंक अकाउंट है अगर आपका यूएसए में है, दुबई में प्रॉपर्टी है, आपके पास एप्पल का शेयर है, तो आपको वो डिक्लेयर करना है फॉरेन एसेट वाला सेक्शन में। नेक्स्ट आ जाता है आपका नेक्स्ट 7th नंबर शेड्यूल, शेड्यूल ए एसेट एंड लायबिलिटी। ओके, अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ के ऊपर क्रॉस हो गया तभी आपको ये शेड्यूल सिलेक्ट करना है, नहीं तो ये शेड्यूल नहीं करना है। ये उनके लिए जिनका टोटल इनकम 1 करोड़ के ऊपर हो गया, उनको टोटल अपना एसेट डिक्लेयर करना है। हाउस का टोटल वैल्यू कितना है उनके पास, जो जितना हाउसेस है, कार अगर जितना कार से कार का वैल्यू टोटल क्या है, गोल्ड कितना का है, बैंक बैलेंस कितना का है, लायबिलिटीज होम लोन कितना का है, ये उनको डिक्लेयर करना है। तो अगर आपका 1 करोड़ के ऊपर है तो आपको ये शेड्यूल टिक करना है और आपको सारा डिटेल्स भरना है, जितना आपके पास जो जो आपके पास प्रॉपर्टी है सारा यहाँ पे डिक्लेयर करना है। और अगर आपके 1 करोड़ के नीचे अगर आपका इनकम है तो आपको इस सेक्शन को छोड़ देना है। देखिए एक क्विक, एक इजी मेथड आप लोग समझ लीजिए कि इजी मेथड कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि राहुल एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उनका दिस ईयर ही इनकर्ड ए हाउस प्रॉपर्टी लॉस, एक हाउस प्रॉपर्टी लॉस हो गया उनका, तो सेक्शन कौन सा आ गया? CYLA। ही ऑल्सो हैड ए बिजनेस लॉस फ्रॉम लास्ट ईयर, उनका लास्ट ईयर भी एक लॉस हुआ था बिजनेस में, तो कौन सा सेक्शन आ गया? BFLA। अगर वो लॉसेस स्टिल रिमेन्स, इस साल भी लॉस हुए तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो CFL। बिकॉज ही क्लेम स्पेशल डिडक्शन ही हैज टू कैलकुलेट AMT, उन्होंने बहुत सा स्पेशल डिडक्शन कैलकुलेट किया तो उनको AMT कैलकुलेट करना है।
ही हैड पेड एक्सेस अमाउंट इन एएमटी इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस उन्होंने एक एएमटी पेमेंट किया था, मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट किया था नॉर्मल टैक्स से, तो इस साल उनको एएमटी से क्रेडिट मिलेगा। उनके पास बैंक अकाउंट है यूएसए में, उनको शेड्यूल एफ ए भरना होगा। उनका इनकम 1 करोड़ के ऊपर है, तो उनको हाउस, कार, गोल्ड, लोन शेड्यूल ए उनको ये दिखाना पड़ेगा। तो मन आप लोग समझ गए कि आदर्श वाला में आपको कैसे करना है। आशा करते हैं आपको अभी कुछ भी डाउट होगा, और इसके बाद अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग आईटीआई 3 का सारा शेड्यूल हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो चलिए आप लोग आपके हिसाब से इसको टिक कर लीजिए। टिक करके आपको कंटिन्यू कर लीजिए और इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग एक-एक करके अभी डाटा एंट्री करके पुट करके आईटीआई 3 कंप्लीट करेंगे। टोटल शेड्यूल आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। मैंडेटरी, जो मैंडेटरी है वो तो आपको सिलेक्ट रखना ही है। इसके साथ एफए और एएल आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।